आज हम इस वीडियो में यार देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि एंकर टैग और बहुत सारे मीडिया एलिमेंट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो अब हम देखेंगे यार हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक यार बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और इसी की वजह से यार ये वेब है ना एक जाल बन पाया। तो जैसे अगर आप गूगल पर कोई सर्च करते हैं तो आपके पास यार बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं और इन रिजल्ट्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो एक नई वेबसाइट खुल जाती है। अब इसमें यार जिस चीज़ पे आपने क्लिक किया है उसी को हम हाइपरलिंक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे यार हाइपरलिंक क्या काम आता है। और अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो हाइपरलिंक के लिए यार हम यूज़ करते हैं ए टैग का, और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जो कि है एचरेफ। एचरेफ के अंदर यार हम यूआरएल डाल रहे होंगे और इस यूआरएल के अंदर आप वेबसाइट या फाइल या कोई वेबसाइट का आपका सेक्शन किसी भी चीज़ को हम लिंक कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमको यार यूआरएल समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यूआरएल क्या होता है? यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यार यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये पूरे वेब में कोई भी चीज़ की लोकेशन हमें देनी हो तो हम यूआरएल का यूज़ करते हैं, और ये यार आपके घर के एड्रेस की तरह यूनिक होता है। अब ये यूआरएल यार दो तरह के हैं, एक तो एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है यार पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक का जो पाथ होता है उसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं, और रिलेटिव का मतलब है यहाँ पे करंट फाइल से लेकर, जैसे आप जिस भी फाइल के अंदर आप कोड कर रहे हो उस फाइल से लेकर आपका जो टारगेट फाइल है वहाँ तक का पाथ। तो अब यार इसी चीज़ को एनालॉजी समझते हैं। तो मान लो आपको आपके फ्रेंड के घर का एड्रेस बताना है, तो एब्सोल्यूट में यार हम रूट लोकेशन देते हैं, जो आप मान सकते हो आपके सिटी का कोई सेंटर लोकेशन है। अब वहाँ से आपको आपके दोस्त के घर का एड्रेस बताना है, तो आपका जो सेंटर है सिटी का वहाँ से लेकर आपके फ्रेंड के घर का जो पाथ होगा उसे हम कह देंगे एब्सोल्यूट पाथ। ठीक है, और रिलेटिव का मतलब हो गया जहाँ पे भी आप खड़े हो करंटली वहाँ से लेकर आपके फ्रेंड के घर का पाथ। ठीक है, अब यार ये तो समझ लिया हमने इस रिलेटिव और एब्सोल्यूट में फ़र्क क्या होता है और क्या चीज़ होती है ये। अब हम देख लेते हैं यार ये फाइल लोकेशंस में हम मूव कैसे करते हैं। तो अगर हमें यार फाइल लोकेशंस में मूव करना है कोड के अंदर, तो उसमें यार तीन केसेस हो सकते हैं। या तो आपको किसी फोल्डर के अंदर जाना है जिसमें फ़ाइल पड़ी है, या फिर आपके करंट फोल्डर के अंदर ही फाइल पड़ी है, या फिर हो सकता है कि आपके फोल्डर के बाहर वाले फोल्डर में कोई फाइल पड़ी है। ठीक है, तीन केसेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट में यार जैसे आपकी फ़ाइल आपके करंट फोल्डर में, तो उसमें कुछ नहीं यार, उस फाइल का नाम आप डायरेक्टली लिख दो यूआरएल में, और खाली आप जैसे ही इस फाइल का नाम लिखोगे आपकी वो लिंक बन जाएगी। और अगर आप चाहते हो किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो सिंपली आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है, फिर एक स्लैश और फिर आपका फ़ाइल का नाम। और सिमिलरली अगर आपको बाहर वाले फ़ोल्डर को एक्सेस करना है तो आप यूज़ करोगे डॉट डॉट स्लैश। डॉट डॉट स्लैश लिखने से क्या होता है, हम अपने फ़ोल्डर के बाहर वाले जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप स्लैश लगा के अपने फ़ोल्डर का नाम लिख दोगे, या कोई भी फ़ाइल अगर आपको यूज़ करनी है तो उस फाइल का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो यार अब इसी चीज़ को हम कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने VS कोड खोल दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, लाइन देने के बाद में हम खोलेंगे ए टैग। यहाँ पे बहुत सारे तरह के ए टैग है, बट हम खाली नॉर्मल वाला यूज़ करते हैं, और इसमें यार हमको एचरेफ मांग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, इसमें हम गूगल को लिंक कर देते हैं, मतलब गूगल की जो वेबसाइट है ना उसको लिंक कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर लिख रहा हूँ गूगल, और यहाँ पे हमको यार यूआरएल देना पड़ता है गूगल का। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले लिखना है https:// और ये लिखना यार बहुत ही ज़रूरी है अगर हम कोई भी यूआरएल दे रहे हैं और वो एब्सोल्यूट यूआरएल है। रिलेटिव में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, बट एब्सोल्यूट में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब मैं इसमें google.com लिख देता हूँ और एक बार इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, करेंगे इसको रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे छोटा सा गूगल लिखा आ गया है, और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यार google.com खुल चुका है। ठीक है, अब यार इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो हमने देखा जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया था, आप देख सकते हो यार ये इसी के अंदर खुल रहा है। हम चाहें अगर तो इसको हम नए टैब में भी खोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना कि यार आप चाहते हो कि ये जो क्लिक हो रहा है वो हमारे वेब पेज में ना खुल के एक नए टैब में खुल जाए। तो उसके लिए यार हमको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा जो कि है टारगेट। टारगेट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम टारगेट में देंगे ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होगा ना, ये एक नए टैब के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, और जैसे ही अब मैं इस पर क्लिक करूँगा देखना यार ये नए टैब में खुल गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम इस टारगेट को यूज़ करते हैं। और ये तो हमने देखा यार एक्सटर्नल वेब पेज को लिंक करके, मतलब google.com जो कि हमारा नहीं है। तो अगर हम चाहें कि इसमें हमारे ही वेब पेजेस को लिंक करना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं यार, उसके लिए हम रिलेटिव पाथ्स यूज़ करेंगे। और सबसे पहले यार हमको कोई वेब पेज तो बनाना पड़ेगा जिसको हम लिंक कर रहे होंगे। तो नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसे सेव कर लेते हैं, और नाम मैं यार इसमें दे रहा हूँ page2.html, और सेम फोल्डर के अंदर ही इसको सेव कर रहा हूँ, कोई नया फोल्डर नहीं बनाएंगे। और इसके अंदर सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड लिख देते हैं, फिर यहाँ पे टाइटल मैं कुछ भी दे देता हूँ यार, नॉर्मली कोई रैंडमली हम बना रहे हैं, और साथ में हेडिंग दे देते हैं। फिर नीचे एक मैं लिंक दे देता हूँ जो कि हमारे होम पेज पे जाएगा, मतलब इंडेक्स वाली फाइल पे। तो वहाँ पे हम जाने के लिए फिर से index.html लिख देंगे, और बाद में इसमें लिख देता हूँ मैं होम। ठीक है,
फिर इसे सेव करते हैं और एक बार हम इंडेक्स फाइल को भी हमारे अपडेट कर देते हैं और ये लिंक दे देते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से इंडेक्स फाइल में जाता हूँ और इस पेज का नाम दे देता हूँ। अब यार इसमें मैं पेज 2 क्यों लिख रहा हूँ और इसमें भी मैंने इंडेक्स क्यों लिखा था, क्योंकि वो दोनों सेम फोल्डर के अंदर पड़े हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सेम फोल्डर में कैसे पड़े हैं और क्यों हमने खाली इसको ऐसे मेन पेज लिखा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कक्षा का फोल्डर खोला है और आप देख सकते हो यार ये पेज 2 पड़ा और ये इंडेक्स पड़ा, तो ये सेम फोल्डर के अंदर है, इसलिए हम खाली नाम से ही यूज़ कर सकते हैं। वरना हमको यार फोल्डर का नाम या फोल्डर से बाहर किसी फोल्डर के अंदर होता है तो डॉट डॉट स्लैश यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब इसे एक बार फिर से बड़ा कर देता हूँ मैं और सेव करते हैं और जाते हैं हमारे मेन पेज के अंदर, मतलब जो आउटपुट है हमारा वो देख लेते हैं। तो अगर हम अभी देखें तो इसमें आउटपुट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यार यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिया है। तो टेक्स्ट दे देते हैं और लिख देते हैं पेज 2। ठीक है, सेव करते हैं और अब देखते हैं तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा पेज 2 का URL आ गया है, मतलब लिंक आ गया है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और आप देख सकते हो यार हमारा दूसरा पेज जो है वो भी खुल चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वापस होम पेज पे आ जाएंगे और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो वापस पेज 2 पे। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम नेविगेशन यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज में, मतलब आप अलग अलग पेजेस के अंदर नेविगेट करना चाहो तो भी आप कैसे लिंक दे सकते हो। ठीक है, और इसी में यार हम साथ में अलग अलग हमारे वेब पेज के अंदर, मतलब सिंगल पेज वेबसाइट है और उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाल फिलहाल हमारी वेबसाइट इतनी बड़ी है नहीं, इसलिए मैं शायद ये दिखा नहीं पाऊँगा, बट बाद में आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे कैसे हम उसको यूज़ करेंगे अलग अलग सेक्शंस को। तो अभी के लिए यार हम एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे हम एंकर टैग को यूज़ करके अलग अलग फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई PDF फाइल हो गई, हमारी कोई JPG फाइल हो गई या कोई और फाइल हो गई, रैंडमली कोई वीडियो या कुछ भी हो गया, तो हम सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक नोट्स, हमारे जितने भी नोट्स अभी तक रिलीज़ हुए हैं उनको लिंक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार A टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो यार अलग अलग टाइप के A टैग है। फिर से हम ब्लैंक का यूज़ करते हैं ताकि नए फोल्डर के अंदर फाइल बने। और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हो यार http:// आ गया है। अब यार इसमें मैं G ड्राइव की लिंक दे देता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा यार, यहाँ पे मैंने G ड्राइव खोल रखा है और इसमें हमारे सारे केमिस्ट्री के नोट्स डाले हुए हैं, तो इसी को यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे इसको हटा के पेस्ट कर देता हूँ मैं पूरा URL। अब जब भी यार आप इसको कॉपी करोगे ना तो आपका HTTPS वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कॉपीड होगा, तो आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें यार यहाँ पे जो कंटेंट है उसके अंदर हम साथ में सिर्फ टेक्स्ट की बजाय कोई और टैग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यार इसमें आपको H1 टैग यूज़ करके बताता हूँ। तो जैसे मैंने H1 लिखा है और फिर मैं यार बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ नोट्स। H1 नहीं, मैं H2 यूज़ कर लेता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने H2 किया, सेव करते हैं और जाते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। तो आप देख सकते हो यार कैसे हमारा यहाँ पे बड़े बड़े फॉन्ट के अंदर वो नोट्स वाला लिंक आ गया है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे नए पेज के अंदर गूगल ड्राइव खुल रही है। ठीक है, और यही हमको चाहिए था। अब यार साथ में ये तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट URL वाला। अब हम रिलेटिव के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव के लिए यार मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे नोट्स रखे हैं, हमारे जो भी केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर पड़े हैं, यहाँ पर नोट्स फोल्डर के अंदर। मतलब अपनी कक्षा के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया नोट्स और उसके अंदर ये सारी फाइल्स हमने कॉपी करके रख दी है। ठीक है, अब इसको क्लोज करता हूँ और इसको एक बार लिंक करके देख लेते हैं। तो उसके लिए यार क्या करेंगे, हमको हर PDF के लिए एक नई लिंक बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले यार मैं A टैग यूज़ करता हूँ और क्योंकि हमारा ये जो फोल्डर है यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपनी कक्षा के फोल्डर के अंदर ही है, मतलब हमको यहाँ पे फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले नोट्स, और फिर उसके अंदर जो भी फाइल्स है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं VS कोड खोल देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखूँगा आप देख सकते हो यार ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स का नाम आ चुका है। तो अब यार यहाँ पे मैं कोई भी एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे सबसे पहले ये वाला, और नाम में मैं इसी को लिख देता हूँ और इसी तरह से यार मैं सारी फाइल्स को लिंक कर देता हूँ। और यहाँ पे टारगेट भी दे देते हैं, टारगेट हम दे देते हैं _blank, जिससे हमारी नए वेब पेज में खुले। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे 3-4 बार और हम नाम भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सारे फाइल्स को लिंक कर दिया है। अब इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर और करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे सारे हमारे नोट्स आ चुके हैं। अब यार इसके अंदर कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये यार A टैग कुछ अलग टाइप का होता है, CSS इसकी थोड़ी अलग होती है, वो हम बाद में देखेंगे। हाल फिलहाल हम यहाँ पे यार ब्रेक्स दे देते हैं जिससे कि ये अलग अलग डिस्प्ले होने लग जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यार BR टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, BR टैग हम यूज़ करके एक बार वापस जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो यार सारे हमारे जितने भी नोट्स हैं वो आ रहे हैं और हम जैसे ही किसी पे भी क्लिक करेंगे हमारे नए टैब के अंदर वो खुल जा रहे हैं। और इसी तरह से यार हम अलग अलग चीज़ों को लिंक कर सकते हैं हमारे वेब पेजेस के अंदर। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कैसे हम एंकर टैग को यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे यार इमेज
और इमेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, IMG टैग का। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे जितनी भी इमेजेस ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले होती है वो सारी इमेजेस यार IMG टैग को यूज़ करके ही डिस्प्ले होती है। तो यहाँ पे यार मैंने अपनी कक्षा का इंस्टाग्राम हैंडल खोल रखा है और इसके अंदर हम देखेंगे कैसे इमेजेस लोड होती है, कैसे यहाँ पे यूज़ होती है इमेजेस। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उसका जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है वो हमारे ब्राउज़र के अंदर लोड हो जाता है। तो एक बार अगर आप किसी कोड को देखना चाहो जो हमारे ब्राउज़र के अंदर लोड हुआ है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखेंगे सबसे नीचे, एक है इंस्पेक्ट और दूसरा है व्यू पेज सोर्स। अब जैसे मैं व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसके अंदर पूरा हमारा इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है। अब जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ये कोड अच्छे से दिखे। और अभी शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में ना आ रही हो क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में है और यहाँ पे कुछ हमारे लिंक टैग से कुछ HTML यूज़ हो रहा है और कुछ स्क्रिप्ट टैग से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लोड हो रही है। अब यहाँ पे आप देखो तो हमारा HTML आ रहा है सबसे पहले, फिर हेड है, टाइटल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें हमने देखी है वही यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ व्यू पेज सोर्स को और एक बार राइट क्लिक फिर से करते हैं और आपको दिखाता हूँ दूसरा ऑप्शन जो कि है इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट को खोलने के लिए यार एक इंस्पेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर आप कमांड शिफ्ट C का यूज़ कर सकते हो जो कि शॉर्टकट है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर भी आप देखो तो इस साइड में जो हमारा कोड आ रहा है ना ये हमारा HTML है और इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और साथ में यार हम इस डॉग को लेफ्ट साइड में कर देते हैं ताकि हमको साइड में इंस्टाग्राम भी दिखे। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा इंस्टाग्राम का फ्रंट एंड का HTML वाला कोड है। अब आप पूछोगे यार जावास्क्रिप्ट और CSS का है, तो CSS यार यहाँ नीचे लिखी हुई है और यहाँ CSS सिर्फ इतनी लिखी है हर टैग की। तो जैसे बॉडी की अगर मैं CSS देखना चाहूँ तो यहाँ पे दिखेगी और अगर मैं फॉर्म पे क्लिक करूँ तो फॉर्म की CSS दिखेगी। मेन टैग पे क्लिक करेंगे अगर तो यहाँ पे मेन टैग की CSS दिखेगी। ठीक है, और साथ में यार अगर हम जावास्क्रिप्ट देखना चाहें तो सोर्सेज में आप क्लिक करो, यहाँ पे एक टैब है और उसके अंदर हमारा पूरा यहाँ फाइल सिस्टम है, उसके अंदर सारी हमारी जावास्क्रिप्ट लोड होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे यार अगर आप देखो तो कुछ CSS फाइल्स है, कुछ JS फाइल्स है। तो ये जो JS फाइल है वही हमारी जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ फंक्शंस यहाँ दिख रहे हैं, इसको शायद जूम आउट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो आपको यार यहाँ कुछ फंक्शंस वगैरह दिख रहे होंगे जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार हमारे ब्राउज़र के अंदर लोड हो चुकी है और अब हम देखते हैं यार हमारा इमेज एलिमेंट कैसे लोड होता है। तो इमेज एलिमेंट के लिए मैंने आपको बताया IMG टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यार अगर मैं कोई भी पोस्ट देखूँ तो ये जितनी भी हमारी जो पोस्ट है उसके ऊपर इमेजेस आ रही है तो ये सारी इमेजेस भी हमारी IMG टैग से लोड हो रही होगी। तो एक बार इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए यार आप इस सेलेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करो और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे एक सेलेक्टर आ जाएगा और जहाँ पे भी आप हवर करोगे अब वो सारी चीज़ें आपको इस साइड वाले साइड बार में दिखेगी। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कोड दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम क्लिक करो तो एक यहाँ पे इमेज एलिमेंट दिख रही है। ठीक है, अब इस इमेज एलिमेंट के अंदर ऑल्ट है और क्लास और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि URL वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसी के साथ यार हम चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करो और फिर जैसे मैं फॉलोअर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यार हमारे अभी 50K फॉलोअर्स समथिंग दिखा रहा है, 50,144। तो इसको चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम फॉलोअर्स बढ़ा के कुछ मिलियंस में कर देते हैं, तो मैं इसको 10 मिलियन कर देता हूँ, है ना। और जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यार हमारे फॉलोअर्स बढ़ के 10 मिलियन हो चुके हैं, है ना। अब ये जो चीज़ है यार वो सिर्फ आपको दिख रही है, असल में हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं बढ़े हैं क्योंकि ये जो फॉलोअर्स के रिकॉर्ड्स है वो उनके सर्वर में पड़े हैं और यहाँ तक तो खाली वो सर्वर की एक फ़ाइल आ चुकी थी और मैंने उस फाइल में चेंज किया है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वो फाइल दोबारा से आ जाएगी, मतलब रिप्लेस हो जाएगी और ये जो 10 मिलियन है वो वापस पहले जैसा हो जाएगा जो कि 50K। तो एक बार रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे रीलोड करूँगा आप देखना यार ये वाली चीज़ वापस 50K हो चुकी है। ठीक है, तो बस यार आप समझ गए होंगे कैसे हमारा फ्रंट एंड बैक एंड वो सारी चीज़ें काम करती है और मैंने साथ में एक एग्जांपल भी दे दिया है इमेज एलिमेंट का। ठीक है, तो एक तीर दो निशाने, हमने दो चीज़ें एक साथ पढ़ ली है। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं और फिर से जाते हैं और देखते हैं इमेज एलिमेंट को कैसे हम हमारी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यार कोड एडिटर में आ जाते हैं हमारे VS कोड में और सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देते हैं और फिर हम देते हैं IMG टैग। अब IMG टैग में आप देख सकते हो यार यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं कुछ, यहाँ पे SRC है और एक ऑल्ट है। SRC क्या है, तो SRC एट्रीब्यूट में यार हम इमेज की लोकेशन देते हैं, URL को यूज़ करते हैं
और यूआरएल मतलब बेसिकली वही हमारा एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इमेज हमारे फ़ोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे हम अपनी कक्षा का ये जो फ़ोल्डर है उसके अंदर मैंने एक इमेज नाम का फ़ोल्डर बनाया है और उसके अंदर एक इमेज नाम की फ़ाइल है। ठीक है, अब इसी को यार लिंक करके देखते हैं। तो इमेज टैग तो हमने खोल ही रखा है। अब इसके अंदर हमको खाली img लिखना है जो कि हमारे फोल्डर का नाम है, फिर स्लैश और फिर img.jpg जो कि हमारी फाइल का नाम है। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यार ये एक बहुत ही बड़ी इमेज है जो यहाँ पे आ गई है। अब यार इतनी बड़ी इमेज तो हमको रखनी नहीं है, तो इसे छोटी करते हैं। छोटी करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमको यार एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो कौन सा एट्रीब्यूट है वो, तो वो है यार विड्थ। विड्थ को यूज़ करेंगे और सबसे पहले इसके अंदर साइज़ लिखनी पड़ती है। तो साइज़ में क्या लिख सकते हैं यार, साइज़ हमारी यार यहाँ पे पिक्सल्स के अंदर काउंट हो रही होती है और पिक्सल्स साइज़ ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे CSS वाले वीडियो में, क्योंकि यार डिज़ाइन वाला पार्ट सारा हम उसी में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यार एक रैंडमली कुछ भी साइज़ दे देता हूँ, 350 मान लो, और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ चेंज। तो आप देख सकते हैं यार अब ये काफ़ी बेटर लग रही है। बट अभी आप देखोगे तो हाइट तो चेंज हो गई है। कैसे, तो यार अगर हम खाली विड्थ भी देते हैं तो हमारे जो एस्पेक्ट रेशियो होता है इमेज का वो मेंटेन रहता है। मतलब जैसे जैसे आप विड्थ कम कर रहे हो वैसे वैसे उसी रेशियो के अंदर आपका हाइट भी छोटा होता जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे साइड में हाइट भी दे दो तो यार वो एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाएगा। तो जैसे मैं यार 600 दे रहा हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यार ये एक पिचक सी गई है इमेज। हम यार वो तो नहीं चाहेंगे। तो एस्पेक्ट रेशियो अगर आपको मेंटेन रखना है तो यार मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई एक एट्रीब्यूट का यूज़ करो, चाहे वो विड्थ हो या हाइट हो। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यार ये एल्ट क्या चीज़ है। एल्ट यार एक एट्रीब्यूट है जिससे हम ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब भी मान लो आपका ये इमेज फाइल एग्जिस्ट ना करे, चाहे वो हो सकता है सर्वर में कोई एरर आ गया हो और आपका फाइल डिलीट हो गया हो, या फिर आपकी जो फाइल का नाम है वो आपने कुछ रैंडमली गलत दे दिया हो, तो उस केस में यार एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसमें यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ एन इमेज। और अब अगर हमने यहाँ पे फाइल का नाम गड़बड़ कर दिया है तो ये यार फाइल दिखनी नहीं चाहिए। तो उसकी जगह क्या दिखेगा, तो उसकी जगह यहाँ पे हमको एक टेक्स्ट दिख रहा है दिस इज़ एन इमेज, जो कि हमने यहाँ लिखा था। तो आप समझ सकते हो यार कैसे हमने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाया जब भी हमारा ब्राउज़र इमेज नहीं ढूंढ पाता है। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं। तो एक बार यार इसको वापस JPG कर लेता हूँ ताकि ये ढंग से दिखे। और अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यार वीडियो, जो कि बहुत ही सिमिलर है इमेज से। और इसमें भी यार वही SRC एट्रीब्यूट से हम लोकेशन लेते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। और अगर आप यार ये वीडियो जो आप ब्राउज़र में देख रहे हैं तो आप यूज़ कर रहे हैं वीडियो टैग का। ठीक है, देख लेते हैं यार अब कैसे इस वीडियो टैग को हम अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार HR यूज़ करके हम एक हॉरिजॉन्टल रूल दे देंगे, फिर लिखेंगे वीडियो जिससे वीडियो टैग ओपन हो रहा है, और फिर सोर्स में हमको यार एक वीडियो फाइल देनी पड़ेगी। और उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। आप जैसे अपनी कक्षा का फोल्डर देखोगे तो यहाँ पे आपको यार वीडियो नाम के एक फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो वीडियो नाम की एक फ़ाइल है video.mp4। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे VS कोड के अंदर सोर्स आ रहा है। इसके अंदर हम वीडियो लिख देते हैं जो कि फोल्डर का नाम है, और फिर ये video.mp4 जो कि फाइल का नाम है। ठीक है, सेव करते हैं और जाते हैं हमारे यार ब्राउज़र के अंदर। और जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक पूरी बड़ी वीडियो सी आ गई है। अब यार इतनी बड़ी आ रही है तो छोटी कर लेते हैं पहले। और जैसा कि हमने इमेज में देखा था विड्थ का यूज़ करके हम इमेज को छोटी कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे भी यार विड्थ का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मैं इमेज से थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ, तो वहाँ पे 350 यूज़ किया था, मैं यहाँ पे माइनर चेंज 400 दे देता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यार यहाँ पे हमारी वीडियो आ रही है। और अब आप देख सकते हैं यार यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, प्ले बटन नहीं है, कुछ प्ले ही नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो किस काम की। तो उसका एक कारण है यार, कोई बटन दिखाने के लिए तो हम पहले एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं कंट्रोल्स। तो कंट्रोल से क्या होगा, बेसिकली हमारे जितने भी कंट्रोल्स आते हैं, प्ले पॉज का बटन या हमारा ये जो वॉल्यूम का बटन आ जाता है या फुल स्क्रीन का बटन आ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल नाम का एट्रीब्यूट अगर यूज़ करेंगे ना तो ही आएगा। ठीक है, अब यार ऐसा क्यों कि हमको कंट्रोल का बटन देना पड़ रहा है, मतलब क्यों वीडियो टैग में ऑटोमेटिकली कोई बटन्स नहीं आते हैं, तो उसका एक कारण है यार। तो मान लो आप चाहते हो कि आपका वीडियो जैसे ही ब्राउज़र में हमारा वेब पेज स्टार्ट हो वहीं वीडियो भी प्ले हो जाए, मतलब हमारा कोई यूज़र आया और वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाना चाहिए। तो उस केस में यार हम बटन ना दिखाएं तो भी चलेगा ना, इसलिए हम यार यहाँ पे बटन के लिए एक अलग से एट्रीब्यूट दे सकते हैं और ऑटो प्ले के लिए भी हम एक अलग से एट्रीब्यूट दे सकते हैं ऑटो प्ले यूज़ करके। एक बार इसे सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र में। और अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखोगे यार कैसे ये ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा और कोई बटन ही नहीं आएगा, हम पॉज कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो यार यहाँ पे कोई बटन ही नहीं है, मैं इसको पॉज कर ही नहीं सकता हूँ। और इसको यार हम पॉज कर देते हैं और उसके लिए पहले जाते हैं हमारा ऑटो प्ले हटा देते हैं और करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो
कुछ इस तरह से हम ऑटो प्ले का यूज़ करते हैं। फिर हम दे देते हैं यार कंट्रोल, जिससे हमारे बटन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल्स का यूज़ करेंगे सेव और करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार प्ले का एक बटन आ रहा है, जिससे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यार बहुत सारी चीज़ें आ गई है, पूरा वीडियो प्लेयर सा बन गया है खाली हमारा ये कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को यूज़ करने से। अब यार इसमें और भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि लूप, जिससे क्या होता है बेसिकली हमारा जैसे ही वीडियो एंड होता है ना, तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट भी हो जाता है, मतलब एक लूप चलता रहेगा, कभी वीडियो रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यार यहाँ पे जैसे ही वीडियो एंड होगा वैसे ही वापस स्टार्ट भी हो जाता है, मतलब हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बार बार ये ख़त्म होएगा स्टार्ट होएगा और ये लूप एंडलेसली चलता रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने लूप टैग का यूज़ किया। अब यार म्यूटेड नाम का भी एक एट्रीब्यूट है, जिससे क्या होता है जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ आप देख सकते हो यार ये एट्रीब्यूट यूज़ करने से हमारा ये जो वीडियो है वो म्यूटेड चालू होगा, मतलब ऑडियो इसमें नहीं आएगी इनिशियली, मतलब फिर आप बटन यूज़ करके कर सकते हो ऑडियो, मतलब लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बटन ऑलरेडी म्यूटेड है, अब आप बढ़ा सकते हो वो एक अलग बात है, बट क्योंकि हमने इस एट्रीब्यूट को यूज़ किया यहाँ पे ऑलरेडी म्यूटेड थी। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्टर। पोस्टर क्या होता है? पोस्टर बेसिकली अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो उसके अंदर यार हर वीडियो के आगे थंबनेल होते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है कि वीडियो क्या कहना चाहता है, और वो यार थंबनेल अलग से हम बनाते हैं। और उसी तरह से यार हम अगर अपनी वेबसाइट के अंदर किसी वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाना चाहते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं यार पोस्टर एट्रीब्यूट का। ठीक है, उसमें क्या करेंगे बेसिकली हमने यहाँ पे यार जैसे इमेज के अंदर सोर्स फाइल दी थी, वैसे ही हमको यहाँ पे भी एक सोर्स की तरह यहाँ पे भी हमको एक इमेज की लोकेशन देनी है। यूआरएल हो सकता है बेसिकली हमारा फाइल लोकेशन हो सकता है, जैसे भी आप देना चाहो। मैं यहाँ पे सिमिलर टू दिस इमेज यही बेसिकली इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ताकि यही इमेज यहाँ पे हमको वीडियो प्ले होने से पहले शो हो जाएगी। ठीक है, सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हो यार यही इमेज शो हो रही है। हालांकि इस इमेज का कोई लेना देना नहीं है, बट ये इमेज ऑलरेडी शो हो रही है, जिससे यूज़र को कुछ पता चलेगा कि अच्छा शायद ये वीडियो में कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे यार आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग क्या होता है? तो इससे यार हम दूसरी वेबसाइट्स को अपनी वेबसाइट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं, और इसी चीज़ को हम एम्बेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यार एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। एक बार हम यूट्यूब की कोई वीडियो को एम्बेड करके देखते हैं, तो उसमें हम आई फ्रेम टैग का यूज़ करेंगे। तो एक बार यूट्यूब पे जाते हैं और ये हमारी वीडियो है जिसको हम अपने वेबसाइट में लिंक करके देखते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे शेयर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एम्बेड आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब ने खुद ने हमको एक आई फ्रेम टैग प्रोवाइड किया है। कुछ नहीं करना है हमको, इसको सिर्फ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, अगर आप चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने आई फ्रेम टैग के अंदर। फिर इसे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और सेव करते हैं। फिर जाते हैं यार हमारे वेब पेज के अंदर और एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो जैसे आप रिफ़्रेश करोगे तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा वो जो वीडियो है वो आ चुका है और ये यहाँ पे प्ले हो रहा है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें क्लोजली देख लेते हैं कौन कौन से इसमें एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यहाँ काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यार विड्थ है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, हाइट और विड्थ प्रोवाइड होती है। और फिर यार एसआरसी, और एसआरसी के अंदर आप देख सकते हो यार वो यूआरएल होगा जो कि हम एम्बेड करना चाहते हैं। फिर हमारा फ्रेम बॉर्डर, इससे कुछ नहीं होता है, इससे बेसिकली हमारा फ्रेम आ जाएगा। अगर इसको हम 1 करके देखें तो यहाँ पे हमारा फ्रेम आ जाता है एक हमारे कंटेंट के सराउंडिंग। ठीक है, फिर है यार कुछ अलाउ, और इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि अलग अलग ऑप्शंस को अलाउ कर देंगे। फिर अलाउ फुल स्क्रीन है, जिससे हम यहाँ पे फुल स्क्रीन का बटन देख सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें होती है आई फ्रेम के अंदर। अब हम यार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आई फ्रेम टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर हम कुछ नहीं, इस बार अपनी कक्षा की वेबसाइट को लिंक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम यार अपनी कक्षा की वेबसाइट का लिंक डाल देते हैं, इसे सेव करते हैं और जाते हैं ब्राउज़र में, फिर करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी वेबसाइट खुल गई है अपनी कक्षा की। अब इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं जिससे कि यार ये पूरी अच्छे से दिखने लगेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से 560 दे देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार यहाँ पे अच्छे से वेबसाइट खुल चुकी है अपनी कक्षा की। अभी भी छोटी लग रही है तो हम हाइट भी दे देंगे। तो हाइट यहाँ पे हम दे सकते हैं 600। ठीक है, एक बार से सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो फिर से हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से दिख रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार हम आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। तो अब हम देखेंगे यार टेबल, और टेबल का यूज़ कहाँ आता है? तो टेबल यार हर जगह यूज़ आती है। जैसे कि मान लो आपका क्लास का कोई टाइम टेबल हो, तो यार वो भी आजकल कोरोना काल चल रहा है तो क्लासेस ऑनलाइन है, तो हमारा टाइम टेबल, रिजल्ट, ये सारी चीज़ें किसी वेबसाइट पे दिखती है ना, उसके लिए हम यार HTML में टेबल का यूज़ करते हैं। तो टेबल होती कैसी है? तो टेबल यार बेसिकली कुछ सेल्स से बनी होती है और इसके अंदर कुछ रो होती है और कुछ कॉलम्स होते हैं, है ना। रोज़ क्या होता है? रोज़ बेसिकली हमारी ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है सेल्स की, उसे हम रो कहते हैं। और कॉलम जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है उसको कहते हैं कॉलम। ठीक है,
अब देखते हैं यार HTML के अंदर कैसे टेबल को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले यार हम HTML के अंदर टेबल के लिए यूज़ करेंगे टेबल टैग का, और फिर उसके अंदर हर रो के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को, ठीक है। फिर उसके अंदर हम लिखते हैं टेबल का डेटा, मतलब उस सेल का डेटा जो कि हम उस रो के अंदर बनाना चाहते हैं। तो TD टैग खोलेंगे और उसके अंदर टेबल का डेटा लिखेंगे, है ना। फिर उसी के बाद में आता है TH टैग। TH टैग क्या होता है? तो TH टैग बेसिकली हमारा हेडिंग के लिए यूज़ आता है। और जब भी हमें कोई हेडिंग बनानी हो, जैसे कि मान लो आप कोई सिटी के नाम लिख रहे हो, तो सबसे ऊपर लिखोगे सिटी और फिर उसके नीचे लिखोगे सिटी के जो भी नाम है ना। तो उस सिटी को जो आप है वो थोड़ा हाईलाइटेड में दिखाओगे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार ये सिटीज़ है ना। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं TH टैग का, जिससे पता चलता है कि ये हेडिंग है, ठीक है। फिर आते हैं यार इसके अंदर एट्रीब्यूट्स। तो TR के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि रो स्पैन और कॉल स्पैन, है ना। तो रो स्पैन का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मान लो आप एक टेबल बना रहे हो, उसके अंदर आपने 3 कॉलम्स लिखे हैं, मंथ, सेविंग और सेविंग फॉर हॉलीडे, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सारे मंथ्स लिखने हैं, फिर उन मंथ्स की सेविंग लिखनी है। लेकिन सेविंग फॉर हॉलीडे वाला जो आपका कॉलम है ना, उसमें आप चाहते हो कि सारे मंथ्स का इंक्लूडेड आपका एक कुछ सेविंग रखी है आपने हॉलीडे के लिए। तो इसमें आप क्या करोगे? आपने जो मंथ्स है वो लिख दिए, जनवरी, फरवरी। फिर आपने उस मंथ की सेविंग लिख दी, जैसे कि मान लो 100 रुपीज़, 80 रुपीज़। फिर आपका जो सेविंग फॉर हॉलीडे है उसमें आप मिक्स करना चाहते हो 2 रोज़ को। तो आप क्या करोगे? आप रो स्पैन का यूज़ करोगे और लिखोगे रो स्पैन इज इक्वल टू 2, ताकि आपके वो जो जनवरी फरवरी वाले रोज़ है वो मिक्स हो जाए, उनका एरिया बेसिकली एक बन जाए और उसके अंदर कंटेंट आपका बीचों बीच दिखने लगे, ठीक है। तो ये था हमारा रो स्पैन। फिर आता है हमारा कॉल स्पैन। उसमें भी हम वही एग्जांपल लेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या चाहते हो आप चाहते हो कि एक मंथ हो, एक सेविंग हो, है ना। लेकिन इसमें हमारा सेविंग फॉर हॉलीडे वाला कॉलम नहीं है, लेकिन इसमें एक रो एक्स्ट्रा है और उस रो में आप चाहते हो कि आप सम लिखो, ठीक है। अब आपने मंथ लिख दिए, फिर आपने उसकी सेविंग लिख दी। अब लेकिन जो सम वाला है वो आप उसको पूरे टेबल के अंदर एक ही कॉलम में दिखाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि एक कॉलम आपका मंथ का हो, एक कॉलम आपका सेविंग का हो और उसमें अलग अलग सेल्स हो। एक ही सेल में आपका पूरा डेटा आना चाहिए। तो उस केस में आप दोनों कॉलम को जोड़ दोगे, है ना। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें आपका 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर वो जुड़ जाएंगे और आप जो भी डेटा लिखोगे, जैसे कि आपने सम लिखा तो उस सम को आप वहाँ पे लिख सकते हो, सम इज इक्वल टू सेविंग हमारी 100 और 80 है तो 180, ओके। अब इस टेबल के अंदर हम यार कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसके लिए यार हम अलग अलग टैग्स का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा? तो जैसे हम टेबल बनाते हैं तो सबसे ऊपर हेडिंग लिखते हैं और उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम टी हेड का यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हमारी सारी हेडिंग लिखेंगे। तो उसी तरह से नेक्स्ट होता है हमारा टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमारा टेबल का जो भी कंटेंट है वो सब लिखेंगे। तो मान लो यार आप किसी स्टूडेंट का डेटा ले रहे हो जिसमें आपने नेम, रोल नंबर, मार्क्स ये सब लिया है, तो हेडिंग हमने लगा दी। फिर इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स के नाम होंगे वो सब एक एक करके आप टी बॉडी के अंदर लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद में सबसे नीचे आप मान लो कोई टोटल काउंट कर रहे हो तो उस टोटल को सबसे नीचे लिखते हैं। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फुटर का, और फुटर के लिए हम यूज़ करते हैं टी फुट नाम का एक टैग। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा टी हेड जिसमें हेडिंग्स आएगी, फिर टी बॉडी जिसमें पूरा टेबल का जो भी डेटा है वो आ जाएगा, और टी फुट में हमारा लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यार हम टेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब यार ये जो 3 टैग्स मैंने बताया, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, इसका यार यूआई में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हम यार खाली स्ट्रक्चर करने के लिए लिखते हैं, जिससे कि यार ब्राउज़र को या कोई भी हमारा कोई और डेवलपर पढ़ रहा हो तो उसको पता चले कि भाई यहाँ पे हमारा हेड है तो इसके अंदर हेडिंग्स आएगी, फिर यहाँ बॉडी है तो इसमें बॉडी आएगी, और फिर सिमिलरली फुट है तो फुट आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम टेबल का यूज़ करते हैं HTML के अंदर। अब हम यार इसी चीज़ को कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यार हमारे कोड एडिटर में। तो टेबल को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम बनाते हैं यार एक क्लास का रिजल्ट, मतलब एक स्टूडेंट का रिजल्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूल दे देता हूँ और फिर यूज़ करते हैं टेबल टैग का, ठीक है। और टेबल टैग के अंदर यार हम क्या ओपन करते हैं, TR टैग हर रो को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक रो बना दिया और सबसे पहले रो के अंदर यार मैं कुछ हेडिंग्स दे रहा हूँ और हेडिंग के अंदर मैं अपना डेटा लिख रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा थ्योरी, देन प्रैक्टिकल, देन टोटल मार्क्स, और फिर लास्ट में हम लिख देते हैं ग्रेड्स। अब इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा ब्राउज़र है, इसमें रिफ्रेश करता हूँ तो आप यार यहाँ पे देख सकते हो यार हमारा सबसे पहले हेडर आ गया है जिसमें सबसे पहले आया सब्जेक्ट, देन थ्योरी, प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स और ग्रेड्स। और ये सारी चीज़ें बोल्ड में इसलिए क्योंकि हमने TH का यूज़ किया था, है ना। अब यार इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो फॉर्मेट में लिखने के लिए हम ये हेडर है तो टी हेड का यूज़ करते हैं और इसको रैप कर देते हैं इन सारी चीज़ों को जो भी हमने लिखा है ना।
तो यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर लूँगा। अब ये तो हो गया हमारा टी हेड, जिसमें हमने हेडिंग्स लिख दी है। अब नेक्स्ट यार आता है टी बॉडी, जिसके अंदर हम पूरी बॉडी लिखेंगे, मतलब हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के नाम और उनका जो भी थ्योरी का जितना भी नंबर आया स्टूडेंट का, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले रो बनाते हैं। रो बनाने के लिए टी आर टैग का यूज़ करते हैं, और टी आर टैग के अंदर यार सबसे पहले मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ इंग्लिश, है ना। और हर रो के अंदर हमने देखा था टी डी टैग का यूज़ करना पड़ता है। टी एच तो हेडिंग के लिए है, तो टी डी का यूज़ करेंगे। तो इसमें दे देता हूँ मैं सबसे पहले इंग्लिश, एंड देन उसके नीचे यार पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, और उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ ऑप्शन शिफ्ट डाउन डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो सिमिलरली यार कुछ और सब्जेक्ट्स लिख देते हैं और उनका नाम और नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने यार और भी सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं, और इसे सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, करते हैं रिफ़्रेश, और आप यार यहाँ पे नीचे देख सकते हो हमारे सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, उनका रेस्पेक्टिवली थ्योरी के मार्क्स, प्रैक्टिकल के मार्क्स और टोटल मार्क्स, फिर हमारी है ग्रेड्स। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यार हमने हमारे बॉडी को डिस्प्ले कर दिया। अब यार टी फुट डाल देते हैं। टी फुट में हम क्या लिखेंगे यार, बेसिकली हमारा ये जो रिजल्ट है उसका स्टेटस क्या है, बेसिकली हमारा स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी फुट का, और टी फुट के अंदर लिखते हैं टी आर टैग, या फिर टी एच लिख सकते हैं, क्योंकि यार ये भी हमारा थोड़ा हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं रिज़ल्ट लिखता हूँ और कॉलन पास। अब जैसे मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है हमारा रिजल्ट पास। अब यार क्योंकि ये इस रो के अंदर ही है, तो इसका खाली एक एरिया यूज़ हो रहा है। अब मान लो हमें इसे बीच में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यार हम इन सारे कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करने के लिए हमने देखा था कॉल स्पैन करके एक एट्रीब्यूट है, और उसके अंदर हमको वैल्यू देनी पड़ती है जितनी भी रोज़ हमको, सॉरी जितने भी कॉलम्स हमको कंबाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 है समथिंग, तो मैं 5 लिख के सेव करता हूँ और करूँगा यहाँ पे रिफ़्रेश। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे बीच में आ गया है, क्योंकि हमने पाँचों कॉलम्स को कंबाइन किया है और खाली एक कॉलम दिख रहा है अब यहाँ पे, जो कि है रिजल्ट पास, है ना। तो कुछ इस तरह से यार हम कॉल स्पैन का यूज़ करते हैं, और सिमिलरली हम रो स्पैन का भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, जिसमें हम रो स्पैन लिखते हैं और जितने भी रोज़ हमको कंबाइन करनी होती है उसका नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हमने यार ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स देख लिए हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार सी या, हैव अ ग्रेट डे, एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।